जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केएस एन क्लासेस में। तो बात करते हैं कि हम लोगों ने इतिहास की जो ऑब्जेक्टिव की क्लास थी बिहार बोर्ड की, वो हम लोगों ने शुरू की थी एनसीईआरटी का, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने 11 चैप्टर तक ऑब्जेक्टिव क्लास कंप्लीट कर चुकी थी, जिसमें 400 प्लस की सीरीज चलाई गई थी, जिसमें 8 चैप्टर तक आपकी क्लासेज कंप्लीट हो चुकी है। आज बात करते हैं हमारी आज 9वें चैप्टर की बारी है, जिसमें बता दूँ कि आप क्लास की सारी फेसबुक पेज से लेकर यूट्यूब चैनल जितने भी है सारे शेयर करें और सारे को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें और फॉलो जाके ज़रूर करें आपको फेसबुक पे, क्योंकि आपकी ये वीडियो जितनी भी वीडियो है वो आपको वहाँ पर भी प्रोवाइड कराई जाएगी फेसबुक पेज पे। तो वहाँ पर भी जाकर ज़रूर फॉलो करें और ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मेरा 9वां चैप्टर में बात करता हूँ। मैं पहले बता दिया हूँ कि क्लास की वीडियो थोड़ी छोटी होगी, लेकिन बहुत कुछ सिखा के जाऊँगा, बहुत कुछ बता के जाऊँगा, तो ज़रूर बने रहिएगा। जितने भी ऑब्जेक्टिव है इससे आगे कहीं भी कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं पूछे जाएगी, जहाँ तक मैं बता दूँ, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर और एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चनों को मिलाकर ये ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बनाई गई है। तो एक बार ज़रूर साथ दें और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करने का प्रयास करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर नंबर 9। देखिए, बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 का क्या है। चैप्टर नंबर 9 मेरा है, चैप्टर नंबर जो मेरा 9 है उसका नाम है शासक और मुगल दरबार इतिवृत्ति। क्या नाम है? शासक और मुगल दरबार इतिवृत्ति। ठीक है, तो ये मेरा चैप्टर है और आज इसी के चैप्टर के एमसीक्यू के यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को बताएंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। तो ये क्वेश्चन नंबर 256 है कि आपका औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था? तो दक्षिण भारत में बिताया था। कहाँ बिताया था औरंगजेब ने जीवन का अंतिम भाग? तो दक्षिण भारत में अपनी अंतिम जीवन की जो उसकी लास्ट स्थिति थी, जहाँ पर जो अपने जीवन का सबसे अंतिम समय में था, जहाँ पे वहाँ कहाँ पे बिताया था? दक्षिण भारत में, यानी कि साउथ इंडिया में वो अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था। बात करते हैं अगला क्वेश्चन कि स्थापित कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ है। तो स्थापित कला का सबसे ज़्यादा विकास जो हुआ है वो हमारे शाहजहाँ के समय में हुआ है। याद रखिएगा, स्थापित कला का सबसे ज़्यादा विकास किसके समय में हुआ है? तो स्थापित कला का सबसे ज़्यादा विकास हमारे शाहजहाँ के समय में हुआ। बात करते हैं औरंगजेब के अंतिम दिनों वाला, ये मोस्ट VBI क्वेश्चन है, इसको ज़रूर देखने का प्रयास करेंगे और ज़रूर समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं भारत का प्रथम मुगल शासक कौन है। हर किसी को पता है कि भारत का जब प्रथम मुगल शासक था, यानी कि मुगल जब भारत में आया था तो सबसे पहला शासक कौन था? वो बाबर था। ठीक है, ये हर कोई जानता है कि भारत में जब मुगल काल आया था, यानी कि मुगल लोग आए थे, तो सबसे पहले उसका शासक कौन आया था? सबसे पहले बाबर ही आया था। ठीक है, आगे बात करते हैं कि अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका। तो अकबर जो था वो मेवाड़ पर अधिकार न कर सका। किस पे अधिकार न कर सका? मेवाड़ पर अधिकार न कर सका। ठीक है, आगे बात करते हैं अगला नंबर क्वेश्चन कि अगला नंबर क्वेश्चन कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, औरंगजेब मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, औरंगजेब का एक दूसरा नाम भी है, वो नाम है आलमगीर। क्या नाम है? आलमगीर। ठीक है, याद रखिएगा कि मुगल बादशाह का औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता है। ये भी मोस्ट VBI क्वेश्चन है, इसको भी ज़रूर दिमाग में बैठा के रखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो 1526 में हुआ था। बात करते हैं अगला, बाबर का आत्मकथा का क्या नाम है। बाबर का आत्मकथा का नाम तुजुक ए बाबरी है। क्या नाम है? तुजुक ए बाबरी है। ये भी मोस्ट VBI क्वेश्चन है, ये पूछा गया है और पूछा भी जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन कि अगला क्या कह रहा है, अकबर का संरक्षण कौन था। अकबर यानी कि अकबर का बॉडीगार्ड कौन था। अगर अपनी लैंग्वेज में बात करें अभी के समय में, तो अकबर का संरक्षक कौन था? तो बैरम खान था। कौन था? बैरम खान अकबर का संरक्षण था। आगे बात करते हैं ताजमहल का निर्माण किसने करवाया। तो ताजमहल का निर्माण हर किसी को पता है, शाहजहाँ ने करवाया था। किसने करवाया था ताजमहल का निर्माण?
शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, आगे बात करते हैं इतिहासकार में कौन अकबर का समकालीन था। इतिहासकार में कौन अकबर का समकालीन था, तो बद्रुद्दीन ये आपका इतिहासकार जो था वो अकबर का समकालीन था। चलिए आगे बात करते हैं दामिन इको क्या था। दामिन इको जो था वो भूभाग था, यानी कि एक भूमि का भाग था दामिन इको। ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको भी दिमाग में आराम से बैठा के रखिएगा। देखिए मैं बता दूं, इतना आप सभी को बता दूं कि जितनी भी मैं क्वेश्चन पढ़ाता हूं, जितने भी समझाने का प्रयास करता हूं, मैं हर बार बोल रहा हूं कि ये सारी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर से लेके एनसीईआरटी से क्वेश्चनों से लेके मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के 400 प्लस ऑब्जेक्टिव। इसके बाद ज्योग्राफी की क्लास, इसके बाद पॉलिटी की क्लास, हिंदी की क्लास, हिंदी की काव्य खंड, हिंदी की गद्य खंड, ये सारी क्लासें आपकी कमिंग सून में है, जिसमें मैं एग्जाम से पहले सारी चीज़ों को क्लियर कराकर आपको देने का प्रयास करूंगा। बात करते हैं हिंदी का गद्य खंड का, काव्य खंड का, जिसमें आपको कविताएं दी गई है, जिसमें आपको जिसकी भावार्थ को बताना है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ों को मैंने अभी सारी की सारी कंप्लीट करके रख चुका हूँ। बस इसको ख़त्म करने की देरी है, उसके बाद उसको लाने की देरी है। सारी की सारी तैयारी आपको यहीं से दे कर जाऊँगा, इतना विश्वास बना के चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका यहाँ तक समझ गए दामिनी को क्या था, दामिनी को भूभाग था। आगे बात करते हैं, चलिए आगे आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। देखिए बात करते हैं मुगल नाम व्युत्पन्न हुआ था। कहने का मतलब क्या है कि मुगल नाम की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। ठीक है, तो याद बात, जब मुगल नाम जो आया था उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, यानी कि उसका जन्म कहाँ से हुआ था। तो मुगल नाम का जो जन्म हुआ था ना, वो मंगोल से हुआ था। कहाँ से हुआ था, मंगोल से हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो बात करें जब मुगल साम्राज्य की वास्तविक संस्थापक की बात आती है, देखिए मुगल काल की सबसे पहली फर्स्ट शासक कौन था, बाबर था, जब मुगल काल आया था। ठीक है, ये आपको पता है। लेकिन वास्तविक संस्थापक की जब बात होती है ना, तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। वास्तविक संस्थापक जो थे वो थे अकबर। कौन था, वो थे अकबर। बात करते हैं औरंगजेब का देहांत हुआ था, तो औरंगजेब का देहांत 1707 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, औरंगजेब का देहांत 1707 ईस्वी में था। यही वो आदमी था जहाँ पर सारे मंदिरों को तोड़कर वहाँ पर मस्जिदें बनाई गई थी। ठीक है, जिसकी लफड़ा, जिसकी कहानी आज हम लोग सुनते हैं, जहाँ पर मंदिरों पर मस्जिद बनाई गई थी, ये औरंगजेब का ही देन था। और औरंगजेब जो था बहुत ही दुष्ट शासक था, यानी कहने का मतलब है कि वो बहुत ही एक खतरनाक किस्म का इंसान था। ठीक है, तो औरंगजेब का देहांत जो हुआ था वो कब हुआ था, 1707 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं। बहादुर शाह जफर को उखाड़ फेंका था। बहादुर शाह जफर को किसने उखाड़ फेंका था, अंग्रेजों ने उखाड़ फेंका था। याद रखिएगा, बहादुर शाह जफर को औरंगजेबों ने उखाड़ फेंका था। ठीक है, आगे बात करते हैं। रिपब्लिक के लेखक है, रिपब्लिक के लेखक कौन है, रिपब्लिक का जो लेखक है, याद रखिएगा। देखिए औरंगजेब का देहांत, सबसे पहली बात मोस्ट वीवीआई है, ये मोस्ट वीवीआई है। यहाँ पर आते हैं रिपब्लिक। रिपब्लिक के लेखक है, रिपब्लिक के लेखक जो है वो है प्लेटो। कौन है, वो है प्लेटो। ठीक है, याद रखिएगा, दिमाग में हमेशा बैठा के रखिएगा। 16 ए कुल का अर्थ है, 16 ए कुल का अर्थ का क्या है, उसका अर्थ है 16 ए कुल। इतना याद रखिएगा कि 16 मतलब किसी भी चीज़ को उसको क्या कहते हैं, किसी भी कठिनाइयों का उसका सोल्व करना, यानी कि सॉल्यूशन ढूंढना। यानी कि इससे दिमाग में बैठा के रखिएगा, 16 ए कुल का अर्थ जो है वो है पूर्ण शांति। क्या है, पूर्ण शांति। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, अकबर ने जजिया को समाप्त कर दिया था। जो जजिया कर लगाया जाता था उसे कब समाप्त किया था, तो अकबर ने 1564 में जजिया कर समाप्त किया था। चलिए आगे बात करते हैं। खुरब का सम्राट का नाम था शाहजहां। खुरब किस सम्राट का नाम था, तो याद रखिएगा शाहजहां को खुरब के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, खुरब के नाम से भी जाना जाता है। किसको, शाहजहां को। ठीक है, बुलंद दरवाज़ा जिस स्थान पर है वो है, बुलंद दरवाज़ा जिस स्थान पर वो है फतेहपुर सिकरी है। आप सभी को पता है कि बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी पे है। ठीक है, आगे बात करते हैं। मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में
चरमोत्कर्ष पर पहुंची। देखिए क्या था ना कि मुगल कालीन में जो चित्रकला था किसके समय में का चरमोत्कर्ष कहने का मतलब क्या है, ऊंचाइयों पर पहुंचा। किसके समय में पहुंचा था, वो जहांगीर के समय में पहुंचा था। चित्रकला जितना भी था वो सारी के सारे एक ऊंचाइयों पर ले जाने का काम वो जहांगीर के शासनकाल में ही हुआ था। आगे बात करते हैं रजमनामा। रजमनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? रजमनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो महाभारत का फारसी अनुवाद क्या है? रजमनामा। याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है भैया। जितना भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं सारे के सारे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ही दिया जा रहा है और प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन दिया जा रहा है। ठीक है, एक चीज़ इतना दिमाग में बैठा के रखिए कि जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं वो सारे प्रीवियस ईयर 5 साल के क्वेश्चन। लोग बोलते हैं प्रीवियस ईयर के 5 साल के क्वेश्चनों को तैयारी कर लो, तो जितने भी पीछे के 5 साल के सारे क्वेश्चनों में से 20-20% उठाकर आपको बताया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा था? तो गुलबदन बेगम ने अकबर के कहने पर हुमायूंनामा लिखी थी। ठीक है, याद रखिएगा, गुलबदन बेगम किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? वो अकबर के कहने पर हुमायूंनामा लिखी थी। आगे बात करते हैं बादशाहनामा किसने लिखा था? तो बादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी। किसने कहा लिखा था? अब्दुल हमीद लाहौरी ने बादशाहनामा लिखा था। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको भी दिमाग में एनी टाइम बैठा कर रखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं हुमायूंनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो हुमायूंनामा का अंग्रेजी अनुवाद हेनरी बेब्रिज ने किया। किसने किया? हेनरी बेब्रिज ने किया। इसको भी मोस्ट वीवीआई में लगा के रखिएगा क्योंकि किसी अंग्रेज ने हुमायूंनामा का अंग्रेजी अनुवाद किया था। क्योंकि बच्चे यहाँ की याद रखते हैं, जैसे कि हुमायूंनामा किसके कहने पर लिखा गया, बाबरनामा किसके कहने पर लिखा गया, लेकिन अनुवाद वाला बहुत सारे छूट जाते हैं बच्चों से, जो दिमाग से हट जाता है। तो याद रखिएगा, हेनरी बेब्रिज ने हुमायूंनामा का अंग्रेजी अनुवाद किया था। ठीक है, लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? तो लाडली बेगम जो थी नूरजहाँ की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? नूरजहाँ की पुत्री थी। कौन? लाडली बेगम। ठीक है, आगे बात करते हैं फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? फतेहपुर सीकरी को राजधानी अकबर ने बनाया था। किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, अकबर ने किस सन में दीन ए इलाही धर्म चलाया? तो अकबर ने 1581 में दीन ए इलाही धर्म चलाया था। याद रखिएगा, इतनी सारे इसको ध्यान में रखिएगा, मोस्ट वीवीआई ये भी है क्योंकि दीन ए इलाही बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो 1581 में दीन ए इलाही धर्म चलाया था। ठीक है, आगे बात करते हैं, दारा एवं शाहजहाँ के पास आगरा में रहती थी कौन? दारा एवं शाहजहाँ के पास आगरा में कौन रहती थी? याद रखिएगा, जहाँ आरा दारा एवं शाहजहाँ के पास रहती थी। ठीक है, आगे बात करते हैं, दिल्ली के चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया था? जो आज हम दिल्ली के चांदनी चौक के नाम से जानते हैं उसका निर्माण जहाँ आरा ने कराया था। किसने कराया था? जहाँ आरा ने कराया था। आगे बात करते हैं कि बाबर चंगेज खान का कौन सा वंशज था? तो बाबर चंगेज खान का 14वें वंशज था। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको भी दिमाग में बैठा के रखिएगा। और बाबर चंगेज खान का कौन सा वंशज था? तो 14वां वंशज था। ठीक है, गुलबदन बेगम कौन थी? तो गुलबदन बेगम लेखिका थी। कौन थी? लेखिका थी। इसीलिए अकबर के कहने पर हुमायूंनामा गुलबदन बेगम लिखी थी क्योंकि गुलबदन बेगम एक लेखिका थी। ठीक है, आगे बात करते हैं, तुजुक ए जहांगीर जहांगीर की रचना किसने की थी? तो तुजुक ए जहांगीर की रचना जहांगीर ने ही की थी। ठीक है, दिमाग में बैठा के रखिएगा, तुजुक ए जहांगीर की रचना जहांगीर ने ही की थी। ठीक है, आगे चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कि अकबर का वजीरा था। अकबर का वजीरा कौन था? याद रखिएगा, अकबर का संरक्षण कौन था? ये था बैरम खान था और अकबर का वजीरा भी बैरम खान था। ठीक है, याद रखिएगा, हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर था। कौन था भारत का अंतिम शासक? बहादुर शाह जफर था। ठीक है, आगे बात करते हैं, शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? तो शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। हुमायूं
अपने जीवन में बहुत सारी युद्ध हारे थे, एक बार भाग भी गया था। ये सारी चीज़ें हुई थी हुमायूं के बारे में, ठीक है। तो शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। आगे चलिए, जहांगीर का शासनकाल क्या है। जहांगीर का जो शासनकाल है वो है 1605 से 1627। जहांगीर का शासनकाल जो था वो 1605 से 1627 था। जीतल क्या था, जीतल मेन पॉइंट आता है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ दी जाती है आपके बोर्ड में कि जीतल क्या है। जीतल जो था ना, जीतल एक सिक्का था। क्या था, जीतल सिक्का था। जो हमारे यहाँ जो सिक्के होते हैं ना, जो कॉइन्स होते हैं, जिसको हम लोग पैसा बोलते हैं, रुपया बोलते हैं, उसी तरह जीतल जो था ना वो एक सिक्का था, ठीक है। आगे बात करते हैं, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। तो ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है, सबको पता है, ये सबको ही जानते हैं। तो आज ये 9वां चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन था। ये मोस्ट VVI जीतल वाला क्वेश्चन है, इसको दिमाग में एकदम से बैठा कर सोच कर रखिएगा। जो हमारे आज की क्लास थी 9वां चैप्टर की MCQ थी, और सारी की सारी MCQ मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करा दी, जो बिहार बोर्ड वाले बच्चों और CBSE बोर्ड वाले बच्चों के लिए बेहद ज़रूरी है। तो आपकी एग्ज़ाम की टाइमिंग फरवरी फर्स्ट वीक या फरवरी सेकेंड वीक की होगी, इतना पता है। 4 से 5 महीने के पास आपके पास टाइम है, इसमें सारे सिलेबसों को कंप्लीट करना है। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें कि आपके एग्ज़ाम में जो स्कोर करेगा, जो नंबर करता है, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं करते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लिखने की क्षमता क्या होती है, ठीक है। इसको आप हमेशा दिमाग में बैठा के रखिएगा, और ऑब्जेक्टिव को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने का प्रयास कीजिएगा, और सब्जेक्टिव को अपने तौर तरीके से, अपने हिसाब से किताबी भाषा को ना लिख के, यानी कि रटा रटा हुआ ना लिख के, उसकी कुछ किताबी भाषा को मेल मिलाप से लिखने का प्रयास कीजिएगा, तभी जाके आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद। आज की क्लास की ख़त्म यहीं करते हैं। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी कि चैप्टर नंबर 10 में, ठीक है। आपके 15 चैप्टर पढ़ने हैं। जिसने बच्चे को सिलेबस नहीं पता है तो जाके सबसे पहली वाली वीडियो देखिए, इसका प्लेलिस्ट आपके यूट्यूब पर मिल जाएगी, सारी क्लास के प्लेलिस्ट। इसमें 9 आज ये लगा के 9वां लेक्चर होगा, और सारे जाके पहली वीडियो को देखिएगा, वहाँ पर सिलेबस को, हिस्ट्री के सिलेबसों को समझाया गया है। तो उसमें आपको पता चल जाएगी कि कितने क्लास आपकी कितनी चैप्टर है, और कौन कौन सी चैप्टर है, और कितनी क्लास में ये सारी चीज़ें ख़त्म होगी। तो ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।